आज के सेशन में हम लोग देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में गैस लॉस को। सो गाइस, गैस लॉस जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर नीट से, इसके काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर्स में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं गैस लॉस। सो गाइस, जब भी मैं गैस लॉस की बात करूंगा तो यहां पे हम तीन चीजों की बात जरूर करेंगे। द फर्स्ट वन इज नोन एज प्रेशर विच वी कॉल्ड परविंदर, the second one is known as volume which we called Virender, and the third one is known as temperature which we called Tarvinder. So guys, गैस लॉस की जब भी हम लोग बात करेंगे हम हमेशा यहाँ पे तीन चीज की जरूर बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज नोन एज प्रेशर, द सेकंड वन इज नोन एज वॉल्यूम एंड द थर्ड वन इज नोन एज टेम्परेचर। अब गाइस, जब भी हम गैस लॉस की बात करते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं, गैस के मास को फिक्स कर देते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो गिवन अमाउंट ऑफ गैस होगा, गिवन अमाउंट ऑफ गैस यहां पे हम इसे क्या ले लेंगे, फिक्स कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फिक्स। सो गाइस याद रखिएगा, गैस लॉस में हम गैस के मास को और गिवन अमाउंट ऑफ गैस को क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। इट मींस हम लोग यहां पे नंबर ऑफ मोल्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, उसे हम लोग क्या कर देंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। और आपको पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास का जो रेशियो होता है वी कॉल्ड इट नंबर ऑफ मोल्स। सो गाइस, गैस लॉ में हम बात करेंगे तीन चीज की। द फर्स्ट वन इज नोन एज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और यहां पे हम गैस के मास को फिक्स कर देंगे। इट मींस यहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। एंड व्हाट इज नंबर ऑफ मोल, इट इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो गाइस, यहां पे जो हम फर्स्ट लॉ पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट लॉ जो हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं वी कॉल्ड इट बॉयल्स लॉ। सो हम लोग यहां पे बात करेंगे बॉयल्स लॉ की। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है। बॉयल्स साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट आया, उसने कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, तो हमने यहां पे क्या किया है, मास ऑफ गैस को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। सो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस द प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो मैंने क्या बोला, अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हो किसी गैस का, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस कांस्टेंट कर देते हो, तो आपका जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकलता है वॉल्यूम के। इट मींस अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, अगर प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, यहां पे बढ़ेगा। गाइस क्लियर है या नहीं है? सो हम लोग यहां पे क्या बोलने वाले हैं, हम लोग यहां पे ये कह रहे हैं कि अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता हूं देन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। अब आपको पता है जब इस प्रोपोर्शन साइन को हम लोग यहां पे रिमूव करेंगे देन वी गेट अ कांस्टेंट, हमें यहां पे एक कांस्टेंट मिलेगा विच इज के। के यहां पे क्या है गाइस, के यहां पे है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब मैं अगर इस v को यहां शिफ्ट कर दूं सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा PV इज इक्वल टू K, एंड व्हाट इज दैट K? K इज कांस्टेंट गाइस। अब सपोज मानिए आपकी मम्मी ने आपको दिए हैं 100 रुपए, जब आपकी मॉम आपको 100 रुपए देगी तो 100 वो क्या है, इनिशियल पैसा है आपके पास। इट मींस यहां पे P1 और V1 विच वी कॉल्ड इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम, ये आपको यहां पे क्या होगा, पता होगा। अब आप गए दुकान 100 रुपए लेके, तो आपने क्या किया, कुछ खर्चा किया, आपको दुकानदार ने बचे खुचे पैसे वापस कर दिए। इट मींस जो बचे खुचे पैसे वापस किए वी कॉल्ड इट फाइनल पैसा। सो यहां पे फाइनल प्रेशर क्या होगा, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम। सो गाइस, यहां पे जो फॉर्मूला बन जाता है बॉयल्स लॉ का, वो बन जाता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जिसमें P1 क्या है आपके पास, P1 है आपके पास इनिशियल प्रेशर, V1 यहां पे क्या है आपके पास, इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, अब आपने पैसे खर्चा किया, दुकानदार ने आपको पैसे वापस किए, इट मींस ये बन जाएगा यहां पे फाइनल प्रेशर एंड ये बन जाएगा आपका फाइनल वॉल्यूम। सो गाइस, बड़ा सिंपल है। बॉयल्स ने कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, मास को क्या कर लिया, कांस्टेंट कर लिया, द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। बड़ा सिंपल सा फंडा, एक सिलेंडर में अगर आप प्रेशर लगाते हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो यहां पे अगर मैं प्रोपोर्शन के साइन हटाता हूं वी गेट अ K, एंड व्हाट इज दैट K? K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब आप इस वॉल्यूम को ऊपर ले जाइए, वी गेट PV इज इक्वल टू K, एंड व्हाट इज दैट K? K इज कांस्टेंट। सो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, वेयर P1 V1 इज इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम, एंड P2 V2 इज फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम। और गाइस, ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब क्वेश्चन में कहा गया होगा कि आपका टेम्परेचर क्या है, रिमेन कांस्टेंट। सो गाइस, ये था बॉयल्स लॉ। अब चलते हैं इसके ग्राफ में। सो गाइस, अगर मैं बात करता हूं ग्राफ की,
सो अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाता हूं या ग्राफ प्लॉट करता हूं, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ प्लॉट करता हूं, सो आपको दिख रहा है प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इट मींस यहां पे ग्राफ कैसा जाएगा, डाउनफॉल पे जाएगा। इसे हम कहते हैं स्टीपर हाइपरबोला। ग्राफ कैसा गया हमारा, ग्राफ हमारा गया स्टीपर हाइपरबोला। हाइपरबोला हमारा यहां पे क्या जाता है, ग्राफ जाता है, जिसमें हमारे ये जो ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेम्परेचर यहां पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वी कॉल्ड इट आइसोथर्म। हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं। और पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। सो गाइस जब भी हम P और V के बीच का ग्राफ बनाएंगे, P और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसके वजह से हमारा ग्राफ कैसा जाता है, डाउनफॉल पे जाता है, मतलब स्टीपर हाइपरबोला बनता है। ग्राफ क्या बता रहा है, टेम्परेचर यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वी कॉल्ड इट आइसोथर्मल प्रोसेस या फिर आइसोथर्म। बात करते हैं सेकंड ग्राफ की। सपोज मानिए अगर यही ग्राफ मैं प्रेशर और 1/v के बीच में बनाता गाइस, प्रेशर और 1/v, तो 1/v यहां पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। क्या जाएगा, स्ट्रेट। और ये ग्राफ यहां पे क्या बता रहा है कि भैया यहां पे टेम्परेचर क्या है आपका, कांस्टेंट। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वी कॉल्ड इट आइसोथर्म या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ में। सपोज मानिए अगर आपको बोला कि मुझे ग्राफ प्लॉट करना है पीवी और वॉल्यूम के बीच का, पीवी और वॉल्यूम के बीच का अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है गाइस, तो आपको पता है कि यहां पे जो पीवी है वो किसके इक्वल होता है, के। और के यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। इट मींस जब भी हम पीवी की बात करेंगे, पीवी तो कांस्टेंट पे डिपेंड करता है ना यार, वॉल्यूम पे डिपेंड तो कर नहीं रहा है। इट मींस यहां पे ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा गाइस। एक और बार बोल रहा हूं, वी नो दैट कि यहां पे पीवी और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ बनाना है, और हमें पता है कि पीवी जो है वो के इक्वल होता है। एंड व्हाट इज दैट, के इज कांस्टेंट। सो पीवी जो है वो कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, के पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा गाइस। वहीं पे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता किस किस के बीच में, हम लोग करते पीवी और वॉल्यूम के बीच में अगर एक ग्राफ प्लॉट होता गाइस, सो ये ग्राफ कैसे जाता, फिर से आ जाइए, पीवी किसके इक्वल होता है, के। एंड व्हाट इज दैट, के इज कांस्टेंट। सो यहां पे पीवी किस पे डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। या प्रेशर ले लेते हैं, यहां पे प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट ग्राफ यहां पे जाएगा गाइस। सो आई होप आपको ये 4 ग्राफ क्लियर हो गए होंगे, जिसमें अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ बनाऊं तो इनवर्सली है, डाउनफॉल पे जाएगा। प्रेशर और 1/v का ग्राफ बनाऊं तो स्ट्रेट जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पीवी और वी के बीच में बनाऊं तो पीवी जो है वो कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। इट मींस ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। ऐसे ही अगर मैं पीवी और प्रेशर के बीच का बनाऊं तो पीवी तो कांस्टेंट पे डिपेंड करता है ना, इट मींस हमारा ग्राफ कैसे जाएगा यहाँ पे, स्ट्रेट। चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। जैसे वी हैव, हमारे पास एक क्वेश्चन है। सपोज मानिए अगर मैं आपसे पूछता हूं, या अगर पेपर में आ जाता है कि सपोज मानिए मेरे पास यहाँ पे प्रेशर और 1/v का ग्राफ है, ठीक है, प्रेशर और 1/v का ग्राफ है इस तरीके से, वी हैव 1 2 एंड वी हैव 3। सपोज मानिए यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर 2 है, और यहाँ पे टेम्परेचर आपके पास कितना है, T3 है गाइस। सो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इन तीनों में से कौन सा टेम्परेचर बड़ा होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए बड़ा सिंपल है, आप एक फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है PV = nRT। सो अगर इस फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं गाइस, PV = nRT, आप यहां से निकालिए प्रेशर, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, दिमाग लगाइए, प्रेशर हो जाएगा आपका nRT/V। सो आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा ना, बॉयल्स लॉ क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इट मींस यहां पे ये जो nRT आपको दिख रहा है, ये nRT बच्चों, एक चीज बता दूं, ये nRT यहां पे किसके बराबर है, के। और यहां से हमें पता चल रहा है कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। देखिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, कर्व ऊपर को होगा, उसका प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। इट मींस यहां पे T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3 होगा, क्योंकि यहां पे प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। तो जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, जिसका प्रेशर कम उसका टेम्परेचर कम। वहीं पे अगर हम एक और ग्राफ की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राफ बनाता हूं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का, तो आपको पता है ये ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ में बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से जाएगा, डाउनफॉल पे, हाइपरबोला कहते हैं इसे। सो इस तरीके से जाएगा। और अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को स्पेसिफाई करते हैं, लाइक वी हैव T1, वी हैव T2 एंड वी हैव T3, सो कौन सा टेम्परेचर बड़ा होगा। अब आपको पता है कि जो यहाँ पे PV है वो किसके इक्वल है, nRT के। सो अगर मैं प्रेशर निकालता हूं तो वी गेट nRT, और यहां पे क्या मिलेगा, वॉल्यूम। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि प्रेशर जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, टेम्परेचर पे। क्योंकि देखिए n और r तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। सो यहां पे किसका ज्यादा है, T1 का। सो T1 जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन T2 होगा, और ग्रेटर देन क्या होगा, T3 होगा गाइस।
सो ये आज हमने क्या बात करा, आज हमने देखे सारे ग्राफ, तो एक बार रिव्यू करते हैं। रिव्यू क्या है, मैंने कहा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इन स्टेट्स ऑफ मैटर वी आर टॉकिंग अबाउट गैस लॉज। सो गैस लॉज में हम तीन चीज की बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज नोन एज प्रेशर कॉल्ड परविंदर, द सेकंड वन इज नोन एज वॉल्यूम कॉल्ड वीरेंद्र एंड द थर्ड वन इज नोन एज टेम्परेचर, वी कॉल्ड इट तरविंदर। और जब भी हम गैस लॉ की बात करेंगे, हम यहाँ पे गैस के मास को क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। इट मींस यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एंड व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास गाइस। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं बॉयल्स लॉ की, तो बॉयल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द गिवन मास ऑफ अ गैस का जो प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा वॉल्यूम के। जहां से हमें एक फॉर्मूला मिलता है कि पीवी किसके इक्वल है, कांस्टेंट के, वेयर वी गेट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 क्या है, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम, एंड P2 V2 क्या है, फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम। अगर मैं बात करता हूं ग्राफ की, सो अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ बनाऊं तो इनवर्सली है, सो कैसे जाएगा, डाउनफॉल पे जाएगा, जहां पे पता चलेगा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्म है। और पूरे प्रोसेस को हम लोग यहां पे कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देना। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं प्रेशर और 1/V के बीच का ग्राफ, तो प्रेशर और 1/V में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कर्व है गाइस। सो ग्राफ कैसे जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं पीवी और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ, तो हमें पता है पीवी जो है वो के इक्वल है। के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। सो ग्राफ किस पे डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है आपका पीवी, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ग्राफ कैसे जाएगा, स्ट्रेट। वहीं पे अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर के बीच का ग्राफ बनाऊं, तो पीवी तो के इक्वल है ना, एंड व्हाट इज दैट, के इज कांस्टेंट, तो पीवी कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, पी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ग्राफ कैसा गया, स्ट्रेट। वहीं पे अगर हमें एक क्वेश्चन मिल जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव प्रेशर और 1/V के बीच का ग्राफ है, जिसमें 3 टेम्परेचर आपको दे दिए, आपको बताना है कौन सा टेम्परेचर यहाँ पे बड़ा होगा। सो गाइस एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा विच वी कॉल्ड पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सो यहाँ पे देखिए पी को यहीं रखिए, वॉल्यूम को नीचे लाइए, तो आपको दिख रहा होगा ये रहा आपका पी, और ये एनआरटी आपका यहाँ पे के बन जाएगा अपॉन में वी। और आप देख रहे होंगे कि प्रेशर यहाँ पे टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो यहाँ देखिए इस वाले का प्रेशर ज्यादा तो टेम्परेचर इसका ज्यादा, इसका प्रेशर कम तो टेम्परेचर कम, इसका प्रेशर सबसे कम तो टेम्परेचर सबसे कम। सो T1 इज ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T3। वहीं पे अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ बनाता हूं, तो आपसे अगर मैं पूछूं कौन सा टेम्परेचर बड़ा होगा, तो वी नो दैट PV इज इक्वल टू एनआरटी। वॉल्यूम को नीचे लाइए तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसका प्रेशर ज्यादा, T1 का प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा, T3 का प्रेशर सबसे कम है तो टेम्परेचर सबसे कम होगा गाइस। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं और कुछ और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। किसके क्वेश्चन की तरफ, बॉयल्स लॉ के क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं एक और ग्राफ की, अगर मैं आपको कहता हूं कि प्लॉट करो ग्राफ किस किस के बीच में, लॉग पी वर्सेस लॉग वी के बीच में अगर मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप कैसे प्लॉट करेंगे, बड़ा सिंपल है। वी नो दैट कि प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस। सो जैसे आप प्रोपोर्शन हटाएंगे वी गेट अ के, एंड व्हाट इज दैट, के इज कांस्टेंट। अब आप इसको यहां भेज दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पी वी इज इक्वल टू के, एंड व्हाट इज दैट, के तो यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। अब आप क्या कीजिए, बोथ साइड लॉग ले लीजिए, बोथ साइड लॉग। जैसे ही आप बोथ साइड लॉग लेंगे बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, वी गेट लॉग पीवी एंड इज इक्वल टू में आपका आ गया लॉग के। और अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा लॉग एम एन का, लॉग एम इंटू एन का, जिसका फॉर्मूला होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, जो किसके इक्वल होगा, लॉग के। इस वी को यहां शिफ्ट कर दीजिए तो आपको दिखेगा कि ये रहा लॉग पी, जैसे ये इधर जाएगा ये बनेगा माइनस का लॉग वी, क्लियर है, और प्लस का क्या बनेगा, लॉग के। अब आपको पता है जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हो उसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें आपका y एक्सिस पे कौन होगा, लॉग p होगा आपका y एक्सिस पे। तो ग्राफ बनाइए, ग्राफ कैसे जाएगा, यहां देखिए ये रहा आपका ग्राफ, एंड हमें पता है कि अगर मैं यहां पे y एक्सिस में किसको रखूंगा, लॉग p को रखूंगा। x एक्सिस में आपके पास कौन है, x एक्सिस में आपके पास होगा लॉग v, ये रहा आपका लॉग v, इंटरसेप्ट आपका क्या है यहाँ पे, लॉग k। सो गाइज यहाँ पे देखिए आपका स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव स्लोप, जिसे m कहते हैं नेगेटिव, और नेगेटिव का ग्राफ कैसा जाता है, हमेशा इस तरीके से इसका क्या जाएगा, ग्राफ जाएगा, जिसमें ये रहा आपका इंटरसेप्ट विच वी कॉल लॉग k, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया। और स्लोप, जो स्लोप है यहाँ पे वो आपका क्या है, m है, और m किसके इक्वल होता है, -1 के। यहाँ पे m किसके इक्वल है, -1 के। सो अगर आपसे पूछा गया यहाँ पे स्लोप क्या है, तो स्लोप यहाँ पे -1 है। और अगर एंगल पूछ लेता है, एंगल, सो गाइज यहाँ पे जो एंगल थीटा, सपोज मानिए थीटा, वो कितना रहेगा, 45 डिग्री रहेगा। क्यों रहेगा 45 डिग्री, आपको पता है स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा।
स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है, और 1045 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1045 की वैल्यू होती है 1। सो गाइस यहाँ पे जो आपका स्लोप होगा उसका एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। क्लियर है। और स्लोप क्या है, -1। इंटरसेप्ट क्या है, लॉग के वाई एक्सिस में log p है एंड एक्स एक्सिस में आपके पास क्या है, log v है। सो अगर आपसे बोला गया प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन log p वर्सेस log v, तो आप इस तरीके से इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे गाइस। सो ये था बॉयल्स लॉ। चलिए मूव करते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बॉयल्स लॉ के। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चंस की, सो हमारे पास यहां पे क्वेश्चन है, और आपको पता है कि जब भी बॉयल्स लॉ की बात की जाती है तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर हो जाता है कांस्टेंट, और फॉर्मूला क्या लगता है, फॉर्मूला लगता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये फॉर्मूला आप यहां पे लगाएंगे जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। सो अगर मैं आंसर की बात करता हूं तो आंसर को अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको क्या दिख रहा है, उसने कहा आपके पास एक वेसल है जिसका वॉल्यूम कितना दे दिया आपको, 120 ml। मतलब ये आपके पास क्या है, यहाँ पे V1 आपको यहाँ पे दे दिया है गाइस। आगे बढ़िए, उसकी कैपेसिटी क्या है फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस जो 20 डिग्री टेम्परेचर में है, और प्रेशर कितना दे दिया, 750 mm। मतलब ये आपके पास यहाँ पे क्या है, P1 है। सो गाइस गिवन मेरे पास क्या है, मेरे पास इनिशियल प्रेशर गिवन है विच इज इक्वल टू 750 mm। ठीक है। मुझे यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया है, इनिशियल वॉल्यूम विच वी हैव 120 ml। ठीक है। कितने टेम्परेचर पे बोला, ये दोनों टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है। वहीं पे अगर मैं आगे क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो उसने कहा है कि इस गैस को मैंने ट्रांसफर किया दूसरे वेसल में जिसका वॉल्यूम मतलब फाइनल वॉल्यूम हमें यहां पे गिवन है गाइस। सो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास है V2 जो कितना गिवन दे दिया हमें, 180 ml। उसने हमें क्या बोला, कैलकुलेट द प्रेशर, मतलब हमें फाइनल प्रेशर निकालना है। कब निकालना है, 20 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है। इट मींस देखिए यहां पे भी 20 डिग्री सेल्सियस, यहां पे भी 20 डिग्री सेल्सियस। इट मींस यहां पे टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो हमें एक ही फॉर्मूला दिमाग में आता है विच वी कॉल्ड बॉयल्स लॉ। तो लगाइए बॉयल्स लॉ। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 गाइस। सो यहां पे आपके पास क्या है, P1 आपके पास आ गया 750। ठीक है। V1 आपके पास कितना है यहाँ पे, 120। ठीक है। P2 आपको यहां से निकालना है, और V2 आपके पास कितना है यहाँ पे, 180 गाइस। सो आपको क्या करोगे, इस 180 को नीचे शिफ्ट कर दो, यहां से इस 180 को नीचे शिफ्ट करेंगे, देन वी गेट 750। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 120 अपॉन में कितना आ जाएगा, 180 आपको यहां पे गाइस मिल जाएगा। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे वी गेट P2। क्या मिलेगा हमें, P2। सो गाइस आपको यहां से P2 मिल जाएगा विच वी कॉल्ड अ फाइनल प्रेशर, और इस फाइनल प्रेशर की यूनिट वही होगी जो पहले वाले प्रेशर की यूनिट रही होगी विच वी कॉल्ड mm। सो गाइस ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल फॉर बॉयल्स लॉ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो गाइस ये रहा मेरे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जिसमें बोला गया है कि 200 ml ऑफ गैस, 200 ml मतलब V1 आर फाउंड टू हैव अ प्रेशर। कितना प्रेशर है बोला उसका, 750 mm। इट मींस ये रहा हमारा P1। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, उसने कहा क्या वॉल्यूम हो जाएगा इफ प्रेशर इज डबल विथ इट्स इनिशियल प्रेशर। सो अगर मैं आंसर में आता हूं तो उसने क्या बोला, उसने कहा वी हैव अ गैस जिसका इनिशियल वॉल्यूम आपको दे दिया है 200 ml। ठीक है। इनिशियल प्रेशर आपको दे दिया है वी हैव 750 mm। ठीक है। उसने कहा उसका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा जब उसका फाइनल प्रेशर क्या हो जाए, डबल हो जाए इनिशियल प्रेशर के। और इनिशियल प्रेशर हमारे पास यहां पे क्या था, 750। तो मल्टीप्लाई कर दो उसे 750 से, तो डबल हो गया है इनिशियल प्रेशर का mm में। सो गाइस आपको यहां पे V2 निकालना है। क्वेश्चन के लास्ट में कहा गया है कि टेम्परेचर यहां पे कांस्टेंट है। सो डालिए फॉर्मूला, वी नो दैट वी हैव P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एंड P1 वी हैव 750, V1 हमारे पास है 200, P2 हमारे पास है ट्वाइस ऑफ 750 एंड V2 हमें यहां से फाइंड आउट करना है। तो बड़ा सिंपल है, 750 से 750 चला जाएगा, वी हैव 200 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V2। और V2 यहां से अगर आप फाइंड आउट करेंगे देन वी गेट 200 अपॉन 2 विच वी कॉल्ड 100। और यूनिट क्या होगी V2 की, जो इनिशियल वॉल्यूम की रही होगी। दैट्स मीन यहां पे 100 ml हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। सो गाइस ये था सेकंड न्यूमेरिकल। आई होप आपको बॉयल्स लॉ का सेकंड न्यूमेरिकल क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं इसका थर्ड न्यूमेरिकल। सो गाइस ये है हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बॉयल्स लॉ एक्चुअल में है क्या। सो यहां पे इसने कहा है कि वी हैव अ गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, 2.5 लीटर। इट मींस ये हमारे पास क्या है यहाँ पे V1 कितने प्रेशर पे है, 9 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट मींस ये हमारे पास है यहाँ पे P1। कैलकुलेट द एडिशनल प्रेशर। उसने कहा यहाँ पे आपको कह दिया कि आपको एडिशनल प्रेशर निकालना है। अब आप कैसे निकालेंगे एडिशनल प्रेशर। सो आगे पढ़ते हैं। उसने कहा कि उसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना है गाइज आपके पास, 1.5
लीटर आपके पास यहाँ पे क्या है, फाइनल वॉल्यूम है। सो क्वेश्चन को अगर हम ढंग से देखते हैं तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, उसने कहा ये गैस है जो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, 2.5 लीटर वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर रहा है, इतने प्रेशर पे है। एडिशनल प्रेशर निकालना है जिसमें फाइनल वॉल्यूम मुझे गिवन है। टेम्परेचर क्या दे दिया, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब है बॉयल्स लॉ लगाना है। सो वी हैव V1 जो दिया है आपको 2.5 लीटर गाइस। वी हैव P1 विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसने V2 भी आपको दे रखा है विच इज 1.5 लीटर। पहले आप निकाल लीजिए P2। P2 क्या है यहाँ पे, फाइनल प्रेशर। देन हम बात करेंगे कि एडिशनल प्रेशर होता क्या है। सो P2 कैसे निकालेंगे, वी नो दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 विच वी कॉल्ड बॉयल्स लॉ। सो जब आप इसे लगाएंगे, P1 हमें पता है 9 इंटू 10⁵, V1 हमें पता है 2.5, P2 हमारे पास निकालना है एंड V2 हमारे पास है 1.5 गाइस। सो जैसे ही आप यहां से P2 निकालेंगे तो P2 कैसा आएगा, 9 इंटू 10⁵, वी हैव 2.5 अपॉन में आ जाएगा आपका 1.5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो आपको मिलेगा 15 इंटू 10⁵, यूनिट वही होगी जो पहले वाले की थी। इट मींस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका यहां पे क्या निकल गया, फाइनल प्रेशर निकल गया गाइस। अब आपको फाइनल प्रेशर नहीं निकालना, आपको निकालना एडिशनल प्रेशर। तो एडिशनल प्रेशर आप कैसे निकालेंगे, सो आप क्या करेंगे, फाइनल प्रेशर में से इनिशियल प्रेशर यहां पे माइनस कर देंगे। सो फाइनल प्रेशर हमारे पास क्या है, 15 इंटू 10⁵ है, आप इसे माइनस कर दीजिए 9 इंटू 10⁵ से, देन वी गेट अ एडिशनल प्रेशर विच इज 6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो गाइज ये था बॉयल्स लॉ का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने फर्स्ट गैस लॉस पढ़ा विच वी कॉल्ड अ बॉयल्स लॉ, जिसके हमने बहुत सारे ग्राफ देखे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो and today we are talking about second gas law which we call Charles law. गाइज अगर मैं प्रीवियस सेशन की बात करता हूं तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था बॉयल्स लॉ, जिसमें हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, और हमें पता चला था दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आज हम बात करेंगे गैस लॉ के सेकेंड लॉ की विच वी कॉल चार्ल्स लॉ। उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गैस लॉ में हम तीन चीजों की बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज प्रेशर, the second one is known as temperature and the third one is known as volume. So guys, चार्ल्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो चार्ल्स लॉ कहता है at constant pressure for a given mass of a gas, for a given mass of a gas, क्या बोला मैंने, चार्ल्स लॉ कह रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, आपका जो वॉल्यूम होता है गैस का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर देता हूं तो आपका वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकलता है टेम्परेचर के। इट मींस अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां पे वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम यहां पे क्या होगा, घटेगा। अब आपको पता है यहां पे प्रपोर्शन का साइन है। इट मींस यहां पे जब मैं प्रपोर्शन को रिमूव करूंगा देन वी गेट अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसे हम लोग यहां पे क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसे कहते हैं गाइस। अब कुछ मत कीजिए, इस टेम्परेचर को वॉल्यूम के डिनोमिनेटर में लेके आइए, देन वी गेट V अपॉन T इज इक्वल टू K एंड व्हाट इज दैट K? K इज कांस्टेंट गाइस। अब सपोज मानिए आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए, तो 100 रुपए आपके क्या है, इनिशियल पैसे हैं। इट मींस V1 एंड T1 आपका यहां पे क्या कहलाएगा, इनिशियल वॉल्यूम एंड इनिशियल टेम्परेचर। आप उस 100 रुपए को लेके गए दुकान में, आपने खर्चा किया, दुकानदार ने आपको बचे कुचे पैसे वापस किए, तो बचे कुचे पैसे आपके पास क्या है, फाइनल पैसे हैं। इट मींस V2 और T2 यहां पे क्या बन जाएगा आपका, फाइनल वॉल्यूम एंड फाइनल टेम्परेचर। और गाइज ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया ये फॉर्मूला है चार्ल्स लॉ का, और ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब क्वेश्चन में क्या कहा गया होगा, जब क्वेश्चन में कहा गया होगा कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। सो इफ प्रेशर इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा, एंड वी गेट अ फॉर्मूला V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 where V1 and T1 is initial volume and initial temperature and V2 and T2 is final volume and final temperature। और ये फॉर्मूला तब लगेगा when क्वेश्चन में कहा गया होगा that pressure is constant। सो गाइज ये था चार्ल्स लॉ। बात करते हैं इसके ग्राफ की। सो गाइज अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, सो ये रहा हमारा ग्राफ। अगर मैं कहता हूं कि मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ बना रहा हूं, सो आपको पता है वॉल्यूम और टेम्परेचर यहां पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक चीज और क्लियर कर देता हूं गाइस, जब हम लोग कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो यहां पे जो टेम्परेचर होता है ये कैसा टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है।
एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो डायरेक्टली का ग्राफ कैसा जाता है, हमेशा स्ट्रेट जाता है। और ये ग्राफ क्या बता रहा है कि यहां पे प्रेशर आपका क्या है, कांस्टेंट है गाइस। और अगर प्रेशर आपका कांस्टेंट हो जाए उसको हम लोग कहते हैं आइसोबार। बार क्यों कहा, क्योंकि आपको पता है बार यहां पे प्रेशर की यूनिट होती है, बार, एटीएम, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दे ऑल आर द यूनिट ऑफ प्रेशर। सो अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए वी कॉल्ड इट आइसोबार, और पूरे प्रोसेस को कहा जाएगा आइसोबारिक प्रोसेस। क्या कहा जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस कहा जाएगा। अब गाइज इस ग्राफ का मतलब यह है कि इस ग्राफ में हर पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए यहां पे जहां पे मैंने बोला P1, ठीक है, P1 बोल देते हैं, P1 पे प्रेशर बड़ा होगा या फिर P2 पे प्रेशर होगा बड़ा। तो आपको पता है गाइज ये एक लाइन है जहां पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए पॉइंट 1 पे प्रेशर ज्यादा होगा या पॉइंट 2 पे, तो आपको पता है कि P1 पे उतना ही प्रेशर होगा जितना P2 पे होगा, क्योंकि ये जो कर्व है यहां पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो हर पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। सो हमने क्या देखा, हमने बोला अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं, देन वी नो दैट कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे जाता है, स्ट्रेट जाता है। एंड दैट ग्राफ, ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, दैट हर पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा, विच मींस आइसोबार होगा। और प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। सो हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं बताइए P1 वाला प्रेशर ज्यादा होगा या P2 वाला, इट मींस यहां पे प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। मूव करते हैं सेकंड ग्राफ की तरफ गाइस। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे एक और ग्राफ की, विच वी हैव वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच के ग्राफ की। सो यहां पे हमें दे दिए हैं कुछ कर्व्स 1, 2 एंड 3। 3 कर्व्स हमें दे दिए हैं, जिसमें ये है P1, ये है P2 एंड ये है P3। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा प्रेशर यहां पे बड़ा होगा, सो गाइस बड़ा सिंपल है। देखिए आप कैसे निकालेंगे, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था दैट PV इज इक्वल टू nRT। तो आप कुछ मत कीजिए, इस प्रेशर को नीचे भेजिए, तो वॉल्यूम क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा NR अपॉन में क्या आ जाएगा, P, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय T। तो गाइज ये जो आपको यहां पे दिख रहा है NRP, ये आपका क्या है, K है। ये क्या है आपका, K है। दैट K इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये आपका K है, तभी तो ये फॉर्मूला बना V इज इक्वल टू KT। सो गाइज यहां से आपको देखो, इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला हमने ऊपर बनाया है, यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है कि जो वॉल्यूम होता है और जो प्रेशर होता है उनमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनता है। इनवर्सली है, इट मींस जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। सो यहां पे आइए देखिए, इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, तो जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा उसका प्रेशर सबसे कम, और जिसका वॉल्यूम सबसे कम P3 का वॉल्यूम सबसे कम है, इट मींस उसका प्रेशर क्या होगा, सबसे ज्यादा। सो यहां पे P3 जो होगा वो ग्रेटर होगा P2 से, एंड P2 इज ग्रेटर देन P1। सो गाइज मैंने क्या बोला, आपको एक ग्राफ दिया P और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में, वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रेशर यहां पे ज्यादा होगा। सो सिंपल सा फंडा है, आपको पता है वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्सली का ग्राफ होता है। सो यहां पे जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका प्रेशर क्या होगा, कम। सो सबसे ज्यादा वॉल्यूम P1 का है, V1 का, ये P1 वाले का, इट मींस इसका प्रेशर क्या होगा, सबसे कम। जिसका वॉल्यूम सबसे कम उसका प्रेशर क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो P3 का प्रेशर सबसे ज्यादा और P1 का प्रेशर क्या होगा, सबसे कम। सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और थर्ड ग्राफ को समझते हैं। सो अगर आपको कहा गया प्लॉट अ ग्राफ, आपको एक ग्राफ बनाना है बिटवीन log V वर्सेस log T। सो अगर मैं log V और log T के बीच के ग्राफ की बात करूं तो कैसे प्लॉट होगा ये ग्राफ, देखिए बड़ा सिंपल है। मैंने कहा आपको पता है V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर। सो अगर मैं इस प्रोपोर्शन साइन को यहां से रिमूव करता हूं, देन वी गेट अ कांस्टेंट K। हमें यहां पे क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट K मिलेगा। बोथ साइड लॉग ले लीजिए, बोथ साइड लॉग। जैसे हम बोथ साइड लॉग लेंगे बच्चों, तो हमें यहां पे मिलेगा log V इज इक्वल टू log KT, ठीक है। और आपको पता है ये log V ऐसी रहेगा। आपको पता है यहां पे एक फॉर्मूला लगता है log M इंटू N का, जो फॉर्मूला होता है log M प्लस log N। सो यहां पे इस फॉर्मूले को मैंने खोल दिया, इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। ये रहा आपका log V इज इक्वल टू, इसको मैंने लिखा log T प्लस log K। और आपको पता है जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं उसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। y मतलब y एक्सिस पे क्या होगा आपके पास, log V होगा। x एक्सिस पे आपके पास क्या होगा बच्चों, यहां पे log T होगा। इंटरसेप्ट आपके पास क्या है, यहां पे log K है। और स्लोप आपके पास यहां पे क्या है बच्चों, 1 है। क्लियर है। तो अगर मैं इसके ग्राफ को प्लॉट करता हूं गाइस, सो ये रहा मेरा ग्राफ किस किस के बीच में, log V और log
टी के बीच में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। स्लोप क्या आया है यहाँ पे 1 आया है, और पॉजिटिव का स्लोप हमेशा कैसे जाता है, इस तरीके से ये स्लोप जाएगा गाइस, जिसमें ये जो डिस्टेंस है इसे हम लोग क्या कहेंगे, लॉग के कहेंगे, विच इज नोन एज इंटरसेप्ट। इसे हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट। लॉग वी कौन सी डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में कौन है आपके पास, लॉग टी है, और स्लोप अगर मैं इसका यहां पे स्लोप निकालता हूं, क्या निकालता हूं, स्लोप अगर निकालता हूं, स्लोप यहां पे क्या है, के, विच वी कॉल्ड एम भी कहते हैं। तो यहां पे स्लोप क्या हो गया आपका 1। अगर आपसे पूछा गया बताइए यहां पे एंगल कितना होगा, सो गाइस यहां पे जो थीटा एंगल होगा वो होगा 45 डिग्री। क्यों होगा 45 डिग्री, क्लियर कर देता हूं, क्योंकि 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1। सो आपका स्लोप की वैल्यू 1 है, इट मींस यहां पे जो थीटा होगा वो 45 एंगल पे होगा, बिकॉज 10 45 इज इक्वल टू 1। सो ये ग्राफ हमने किस किस के बीच में बनाया, लॉग वी और लॉग टी के बीच में। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं गाइस। रिव्यू क्या करना है, मैंने कहा आज के सेशन में वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, तो गिवन मास ऑफ अ गैस क्या है यहां पे फिक्स कर दिया हम लोगों ने, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा वॉल्यूम घटेगा। प्रपोर्शन का साइन हटाएंगे, देन वी गेट अ के, एंड व्हाट इज दैट के, के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। टेम्परेचर को नीचे ले जाइए, v अपॉन टी इज इक्वल टू के, एंड व्हाट इज दैट के, के इज कांस्टेंट। सो v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन t2, हमें फॉर्मूला मिल जाता है चार्ल्स लॉ का। एंड ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब क्वेश्चन में कहा गया होगा कि प्रेशर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। अब बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ अगर मैं प्लॉट करता हूं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, तो आपको पता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, और ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा दैट प्रेशर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट मतलब आइसोबार, पूरे प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। अब गाइस अगर इस ग्राफ में मैं आपसे पूछूं कि बताइए P1 वाला प्रेशर ज्यादा होगा या P2 वाला प्रेशर ज्यादा होगा, तो आपको पता है इस ग्राफ में हर पॉइंट पे प्रेशर सेम है, तभी तो हम कह रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट। इट मींस यहां पे P1 किसके इक्वल होगा, P2 के इक्वल होगा। वहीं पे अगर मैं एक और ग्राफ की बात करता हूं जिसमें हम प्रेशर और टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के एक ग्राफ की, जिसमें हमें बताना है कि P1 वाला बड़ा होगा, P2 बड़ा होगा, या P3 वाला प्रेशर बड़ा होगा, तो बड़ा सिंपल है। देखिए PV इक्वल टू nRT, ये फॉर्मूला आप याद रखिए। यहां से आप प्रेशर को नीचे भेज दीजिए, तो ये जो पूरा बचा NR अपॉन P, ये K के इक्वल होगा, तभी तो आता है आपका चार्ल्स लॉ V इज इक्वल टू KT। सो यहां से आपको पता चल रहा है वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, जिसका वॉल्यूम कम होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा। सो P3 इज ग्रेटर देन P2 एंड P2 इज ग्रेटर देन P1। सो ये था सेकंड ग्राफ। चलते हैं थर्ड ग्राफ की तरफ। अगर आपको बोला गया प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन लॉग V एंड लॉग T, सो आपको पता है चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रोपोर्शन को हटाओगे के मिलेगा, बोथ साइड लॉग ले लीजिए, तो लॉग वी लॉग के टी। यहां पे फॉर्मूला लगेगा लॉग एम इंटू एन का, विच इज लॉग एम प्लस लॉग एन। अब इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो वाई एक्सिस पे आपका होगा लॉग वी, एक्स एक्सिस में देखिए आपके पास लॉग टी है, इंटरसेप्ट आपका क्या है लॉग के, और स्लोप यहां पे क्या है आपका 1। सो आपका जो स्लोप है वो यहां पे पॉजिटिव है। सो गाइस इसका मतलब ये है कि आपका ग्राफ भी पॉजिटिव जाना चाहिए। तो पॉजिटिव कैसे गया, इस तरीके से स्ट्रेट, जिसमें ये रहा आपका इंटरसेप्ट, स्लोप क्या है यहाँ पे 1 है, एंगल अगर पूछा गया तो 45 डिग्री होगा, क्योंकि 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। सो गाइस ये था चार्ल्स लॉ का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं न्यूमेरिकल की, तो ये है हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल, जिसमें बोला गया है कि अ सैंपल ऑफ गैस, आपके पास एक सैंपल ऑफ गैस है जो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है 1.5 लीटर। इट मींस ये यहां पे V1 होगा। वहीं पे कितने टेम्परेचर पे, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका यहां पे क्या होगा T1 होगा। और आपको पता है टेम्परेचर को हमेशा किस में रखना है, केल्विन में रखना है। कैसे रखेंगे, डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस कर देंगे, देन वी गेट अ केल्विन। क्या मिलेगा हमें, टेम्परेचर केल्विन में मिलेगा। क्यों केल्विन में निकाल रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन होती है। आगे चलते हैं। इफ द टेम्परेचर इज रेज टू 60 डिग्री, अगर मैं टेम्परेचर को 60 डिग्री तक बढ़ा देता हूं, इट मींस ये क्या है मेरे पास यहाँ पे T2, तो व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम मतलब V2 क्या आएगा जब प्रेशर क्या है कांस्टेंट। सो गाइस प्रेशर कांस्टेंट का मतलब आपको समझ गए होंगे कि यहां पे क्या लगेगा, यहां पे लगेगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 लगेगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया मेरे पास एक गैस है जिसका इनिशियल वॉल्यूम आपको दे दिया है 1.5 लीटर। कितने टेम्परेचर में, T1 टेम्परेचर में जो 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको कन्वर्ट करते हैं केल्विन में 273 से प्लस करके, देन वी गेट 298 केल्विन हमें मिल जाएगा। उसने कहा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं 60 डिग्री तक, तो 60 प्लस 273 कीजिए, सो आपको यहां पे मिलेगा 333 केल्विन। तो आपका न्यू वॉल्यूम मतलब फाइनल वॉल्यूम कितना होगा। सो इक्वेशन में रख दीजिए सारी वैल्यू, देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें V1 की जगह पे 1.5, T1 की जगह पे मिला 298 केल्विन।
इज इक्वल टू V2 हमें यहां से निकालना और T2 आपके पास कितना है 333। सो गाइस आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एंड वी गेट V2। हमें क्या मिलेगा V2 कैसे मिलेगा 1.5 इंटू 333 अपॉन में क्या हो जाएगा 298। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे यू गेट एन आंसर ऑफ 1.68 लीटर। सो गाइस ये था आपके चार्ल्स लॉ का फर्स्ट न्यूमेरिकल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं और सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सो गाइस यहां पे मेरे पास सेकंड न्यूमेरिकल है जो कह रहा है कि मेरे पास सैंपल ऑफ हीलियम है। मेरे पास हीलियम का एक सैंपल है जो कितने वॉल्यूम पे है 520 ml। इट मींस ये क्या है मेरे पास यहां पे V1 कितने टेम्परेचर पे है 100 डिग्री सेल्सियस मतलब T1। कैलकुलेट द टेम्परेचर मतलब फाइनल टेम्परेचर मुझे यहां से निकालना है। जब उसने कहा कि वॉल्यूम जो है वो कितना हो गया 260 ml मतलब ये क्या है मेरे पास V2। सो कैसे निकालेंगे, प्रेशर कांस्टेंट है तो सारी चीज गिवन लिख लेते हैं। देखिए मेरे पास V1 कितना है, इनिशियल वॉल्यूम 520 ml है, कितने टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस। इट मींस 100 को हम 273 से प्लस करेंगे एंड वी गेट 373 केल्विन हमें मिल जाएगा। वहीं पे उसने क्या कहा, कैलकुलेट द टेम्परेचर मतलब मुझे T2 निकालना है। कब निकालना है, जब फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम V2 कितना हो गया है मेरे पास 260 ml हो गया गाइस। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला लगाइए V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। सो आपको यहां पे दिखेगा, क्या दिखेगा, दैट V1 हमारे पास कितना है 520, T1 हमारे पास कितना है 373, V2 हमारे पास कितना है 260 और T2 हमारे पास निकालना है। सो आप यहां पे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट अ टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर जो हमें मिलेगा अराउंड 186.5 केल्विन के बराबर। सो गाइस ये थे न्यूमेरिकल किसके, चार्ल्स लॉ के। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। We are moving on third gas law which we call Gay-Lussac's law। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि when we are talking about gas law, जब भी हम गैस लॉ की बात करते हैं तो यहां पे 3 टर्म हमें पता होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज नोन एज प्रेशर, सेकंड वन इज नोन एज वॉल्यूम एंड द थर्ड टर्म इज नोन एज टेम्परेचर। इन 3 चीज की हम लोग यहां पे बात करते हैं। ये 3 टर्म्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है गैस लॉ में। सो अगर मैं बात करता हूं Gay-Lussac's लॉ की, तो Gay-Lussac's लॉ क्या कहता है, ये कहता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट constant volume for a given mass of a gas, for a given mass of a gas, given mass of a gas, of a gas। सो अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देता हूं, सो फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस जो आपका प्रेशर होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकलेगा टेम्परेचर के। सो अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट करोगे सो आपका प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट मींस अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर आप घटाएंगे तो प्रेशर यहां पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिक्रीज होगा गाइस। सो ये है हमारा Gay-Lussac लॉ। अब आपको पता है जब भी मैं प्रोपोर्शन का साइन रिमूव करूंगा so we get a constant। so ये रहा pressure equal to K temperature and what is that K? K is proportionality constant। so K यहां पे क्या है, proportionality constant है। इस टेम्परेचर को प्रेशर के डिनोमिनेटर में अगर हम लोग लेके आते हैं देन वी गेट P अपॉन T इज इक्वल टू K एंड व्हाट इज दैट K? K इज कांस्टेंट। अब सपोज कीजिए आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपए दिया, तो 100 रुपए आपका क्या है, इनिशियल पैसा है। इट मींस यहां पे P1 और T1 आपके पास क्या है, इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल टेम्परेचर। अब आप दुकान गए, दुकान में आपने 100 रुपए खर्चा किया, दुकानदार ने आपको बचे खुचे पैसे वापस किए, तो जो बचे खुचे पैसे हैं वी कॉल्ड इट फाइनल प्रेशर एंड फाइनल टेम्परेचर विच इज रिप्रेजेंटेड एज P2 अपॉन T2। सो गाइस ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है Gay-Lussac लॉ का, जो कहता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर घटेगा एंड वी गेट अ फॉर्मूला P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 वेयर P1 एंड T1 इज इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम, वेयर P2 एंड T2 इज फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम। और ये टेम्परेचर तभी लगेगा गाइस, ये टेम्परेचर तभी लगेगा जब क्वेश्चन में कहा गया होगा दैट वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। सो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया सो वी मूव, हम कहां की तरफ मूव करेंगे, इस फॉर्मूले की तरफ हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे। सो चलिए चलते हैं और बात करते हैं इसके ग्राफ की। सो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं किस किस के बीच में, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो आपको पता है ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो ग्राफ कैसा जाना चाहिए, स्ट्रेट जाना चाहिए। ये ग्राफ यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कह रहा है कि यहां पे वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब है आइसोकोर, आइसोकोर ये चलेगा और पूरे प्रोसेस को हम लोग यहां पे क्या कहेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो
ग्राफ कैसा जाएगा गाइस, स्ट्रेट ग्राफ जाएगा जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वी कॉल्ड इट आइसोकोर, एंड पूरे प्रोसेस को हम लोग यहां पे कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अब गाइस इस ग्राफ का मतलब यहां पे ये है कि हर पॉइंट पे वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, हर पॉइंट पे वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बताइए V1 वाला वॉल्यूम ज्यादा होगा या V2 वाला, सो आपको पता है ना इस ग्राफ में हर पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। इट मींस यहां पे V1 किसके इक्वल होगा, V2 के, क्योंकि हर पॉइंट पे वॉल्यूम क्या है गाइस, कांस्टेंट है। मूव करते हैं सेकंड ग्राफ की तरफ। सो वी हैव सेकंड ग्राफ जिसमें मैंने कहा कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं किस किस का, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ अगर मैं प्लॉट करता हूं, सो वी हैव, हमें यहां पे 3 कर्व दे दिए, एक कर्व, 2 एंड 3 कर्व। सो ये रहा हमारा V1, ये रहा हमारा V2 और ये रहा हमारा V3। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कौन सा वॉल्यूम यहां पे बड़ा होगा, सो बड़ा सिंपल है, आपको पता है, आप यहां पे PV = NRT लगा दीजिए। सो अगर मैं यहां पे लगाता हूं PV = NRT, सो आपको यहां पे क्या करना है गाइस, बड़ा सिंपल है, वॉल्यूम को नीचे ले जाओ। तो ये रहा प्रेशर, ये हो गया आपका N, ये हो गया आपका R, ये हो गया आपका वॉल्यूम और ये हो गया आपका टेम्परेचर। सो गाइस यहां पे जो NRV है ये आपका यहां पे क्या है, K है। K क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, है ना, तभी तो KT आया था फॉर्मूला। और आपको इस फॉर्मूले से एक चीज पता चल रही है दैट प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसका, वॉल्यूम का। इट मींस जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो यहां देखिए इसका प्रेशर ज्यादा है, सो V1 वाला वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और जिसका प्रेशर कम है उसका वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मींस यहां पे V3 ग्रेटर होगा V2 से और V2 ग्रेटर होगा V1 से। सो V3 इज ग्रेटर देन V2 एंड V2 इज ग्रेटर देन V1 बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जिसका प्रेशर ज्यादा उसका वॉल्यूम क्या होगा, यहां पे कम होगा गाइस। सो ये था सेकंड कर्व। मूव करते हैं थर्ड कर्व की तरफ। सो अगर मैं आपको कहता हूं प्लॉट अ कर्व, क्या बनाना है, प्लॉट करना है आपको एक कर्व, किस किस के बीच में, log P प्रेशर के बीच में वर्सेस log T के बीच में। सो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ आपको बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, बड़ा सिंपल है, वी नो दैट प्रेशर जो होता है अकॉर्डिंग टू गे-लुसेक्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जैसे मैं प्रोपोर्शन हटाऊंगा वी गेट K एंड वी हैव T, हमें ये मिल जाएगा, बोथ साइड लॉग ले लीजिए, बोथ साइड लॉग। जैसे आप बोथ साइड लॉग लेंगे देन वी गेट log P, हमें मिलेगा log P विच इज इक्वल टू log KT। और आपको पता है यहां पे एक फॉर्मूला लगेगा, ये log P तो ऐसे ही रहा, एंड यहां पे जो फॉर्मूला है log M into N का जो इक्वल होता है log M प्लस log N के। सो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मूव करते हैं इसको, log P ऐसी रहा, हम log T को पहले लिख लेते हैं एंड log K को बाद में लिख लेते हैं। और आपको पता है जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हो उसे आप कंपेयर करते हो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, विच इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो y एक्सिस में आपके पास क्या होगा, log P होगा, इंटरसेप्ट आपका क्या होगा, log C होगा, x एक्सिस में आपके पास क्या होगा, log T होगा, और स्लोप आपका क्या होगा गाइज, यहां पे 1 होगा। तो अगर मैं यहां पे ग्राफ प्लॉट करता हूं, ग्राफ किस किस के बीच में, ग्राफ y एक्सिस में log P, x एक्सिस में क्या होना चाहिए, log T। सो यहां देखिए आपका स्लोप जो है वो 1 है मतलब पॉजिटिव है। तो ग्राफ कैसा जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा, जहां पे ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, इसे हम कहेंगे इंटरसेप्ट log K, और स्लोप हमारा यहां पे क्या निकलेगा, स्लोप विच वी कॉल्ड M, जिसे हम लोग K से भी रिप्रेजेंट करते हैं, M यहां पे क्या है, 1 है। सो अगर मैं एंगल पूछता हूं यहां पे कि ये जो थीटा एंगल है कितना रहा होगा गाइस, सो थीटा एंगल यहां पे कितना रहा होगा, 45 डिग्री रहा होगा, क्योंकि वी नो दैट tan थीटा को तो हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो यहां पे हमारा स्लोप क्या निकला, 1, और एंगल कितना निकला, 45 डिग्री गाइस। सो ये था आपका गे-लुसेक लॉ, जिसमें हम लोगों ने गे-लुसेक को डिराइव किया, ग्राफ को प्लॉट्स किए, किस तरीके से ग्राफ प्लॉट होंगे और किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। सो आई होप गाइस आपको ये क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं और न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं गे-लुसेक्स लॉ की। सो गाइस ये रहा हमारे पास न्यूमेरिकल। सो अगर मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करता हूं, सो यहां पे बोला है एक स्टील कंटेनिंग एयर। हमारे पास क्या एक स्टील है जिसने क्या कंटेन किया है, एयर कंटेन किया है, कितने प्रेशर पे है, 15 atm पे। इट मींस ये है हमारा P1 प्रेशर, कितने टेम्परेचर पे, 15 डिग्री सेल्सियस पे। इट मींस ये T1 होगा, और यहां पे टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसने बोला इस प्रोवाइडेड विद सेफ्टी वॉल, उसे प्रोवाइड किया गया एक सेफ्टी वॉल से, ठीक है, जिसका प्रेशर कितना दे दिया आपको, P2 30 atm। ये रहा आपका P2 प्रेशर। सो आपको यहां पे क्या निकालना है, आपको यहां पे निकालना है मिनिमम टेम्परेचर जिससे आपका जो सेफ्टी लैंप है वो क्या हो जाए, ब्लो कर जाए। सो आप कैसे निकालेंगे, लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या हमारे पास। सो वी हैव अ स्टील कंटेनिंग एयर हैविंग प्रेशर, P1 कितना हमारे पास, 15 atm है, कितने टेम्परेचर पे, T1 15 डिग्री सेल्सियस पे। तो 15 को हम 273 से प्लस कर देंगे एंड वी गेट 288 केल्विन। क्लियर है यानी है।
सो आगे क्या है, उसने कहा उसका फाइनल प्रेशर हमें कितना दे दिया है, 30 atm हमारे पास फाइनल प्रेशर है। आप यहां से फाइनल टेम्परेचर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, फाइनल टेम्परेचर। सॉरी, क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए था, यहां पे क्वेश्चन में लिखा है कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। सो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो आपको पता है ना कौन सा फॉर्मूला लगाना है, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। सो P1 हमारे पास कितना है 15, T1 हमारे पास कितना है 288, P2 कितना है हमारे पास 30 और T2 हमारे पास कितना है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो कैसे करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए गाइस। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको यहां से T2 मिलेगा और T2 कितना मिलेगा 576 केल्विन मिलेगा। बट आपको यहां पे फाइनल टेम्परेचर नहीं निकालना था, आपको यहां पे क्या निकालना था गाइस, आपको यहां पे मिनिमम टेम्परेचर निकालना था। सो मिनिमम टेम्परेचर कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल है। मिनिमम टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करते हैं, मिनिमम टेम्परेचर, तो सिंपल है, आपको क्या करना है, माइनस करना है बड़े को छोटे से। सो T2 को आप T1 से माइनस करेंगे। सो 576 माइनस 288, तो आपको यहां पे क्या मिल जाएगा गाइज, यहां पे आपको मिनिमम टेम्परेचर मिल जाएगा, किसमें मिलेगा, केल्विन में। सो गाइज ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं गे-लुसाक लॉ का। सो गाइज यहां पे क्या सीन है, ये कहता है कि एट व्हाट टेम्परेचर, क्या बोला, एट व्हाट टेम्परेचर विल अ गिवन प्रेशर ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस बिकम डबल इट्स प्रेशर। सो गाइज अगर हम लोग यहां पे इस क्वेश्चन को समझते हैं तो वो ये कह रहा है कि अगर इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, सो इसे अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 273 केल्विन। सो कह रहा अगर इनिशियल टेम्परेचर 273 है और इनिशियल प्रेशर जो है सपोज मानिए वो P है, सो वो कह रहा है कितना टेम्परेचर आपको लगाना पड़ेगा ताकि जो फाइनल प्रेशर है P2 वो क्या हो जाए, डबल हो जाए इनिशियल प्रेशर के। सो गाइस सारी चीज हमें पता चल गया, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। सो P1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे P है, T1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे 273 है, P2 हमारे पास कितना है, ट्वाइस ऑफ P, और T2 हमें यहां से निकालना है। तो P से P चला गया, आप यहां से क्या निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट T2। हमें यहां से T2 मिलेगा जो कितना मिलेगा, 546 केल्विन मिल जाएगा गाइस। सो ये थे न्यूमेरिकल विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ गे-लुसाक लॉ गाइस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एवोगैड्रोस लॉ। सो गाइस अगर मैं एवोगैड्रो लॉ की बात करूं तो एवोगैड्रो लॉ कहता है, स्टेट्स दैट अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ temperature and pressure, under similar condition of temperature and pressure, equal volume of all gases contains equal number of molecules। सो गाइज अगर मैं यहां पे बात करता हूं एवोगैड्रो लॉ की, तो एवोगैड्रो लॉ कहता है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब गाइज इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों को क्या कर देता हूं, कांस्टेंट कर देता हूं, सो आपका जो वॉल्यूम होता है वो क्या निकलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकलता है नंबर ऑफ मोल्स के। ये n यहां पे क्या है गाइज, n यहां पे है नंबर ऑफ मोल्स। अब तुम कहोगे कि यार किस तरीके से ये मोल्स के इक्वल आ गया, तो गाइस बड़ा सिंपल है, देखिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वी हैव PV इज इक्वल टू nRT। सो यहां पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ये R कांस्टेंट रहता है, तो आपको यहां से साफ पता चल रहा है V किस पे डिपेंड करेगा, N पे डिपेंड करेगा। सो यहां पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके हो जाएगा, N के, इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। सो अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता हूं तो मेरा जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है नंबर ऑफ मोल्स के। सो अगर मैं ये प्रोपोर्शन साइन को रिमूव करता हूं देन वी गेट अ कांस्टेंट व्हिच वी कॉल K, एंड व्हाट इज दैट K? K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसे हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब इस n को वॉल्यूम के डिनोमिनेटर में अगर हम लोग लाते हैं देन वी गेट V अपॉन n इज इक्वल टू K, एंड व्हाट इज दैट K? K इज कांस्टेंट। अब सपोज मानिए आपकी मॉम ने आपको 100 रुपए दिए, तो 100 रुपए आपके पास क्या है, इनिशियल पैसा है ना। सो यहाँ पे V1 और N1 आपके पास क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम एंड इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। वहीं पे अगर आप दुकान में जाते हो, खर्चा करते हो, दुकानदार आपको बचे कुचे पैसे वापस करता है, तो बचे कुचे पैसे यहाँ पे क्या है, फाइनल पैसे। इट मींस V2 और N2 आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, फाइनल वॉल्यूम और फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। सो गाइस ये जो आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है, ये फॉर्मूला आप तभी लगाएंगे जब क्वेश्चन में कहा गया होगा दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है, हो गए, कांस्टेंट हो गए गाइस, जिसमें V1 और N1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम एंड इनिशियल टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स, और V2 N2 क्या है यहाँ पे, फाइनल वॉल्यूम एंड फाइनल नंबर ऑफ मोल्स गाइस।
सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं कि जो n आपको यहां पे दिख रहा है, n विच वी कॉल नंबर ऑफ मोल्स। सो यहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स होता है बच्चों, वो इक्वल होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के, मॉलिक्यूलर मास के। सो अगर मैं यहां पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं विद एन एग्जांपल, सो सपोज मानिए अगर मैंने कहा मेरे पास 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है। सो अगर मेरे पास यहां पे 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, तो ये जो 5 ग्राम है वी कॉल्ड इट मास, ये क्या है हमारा मास, ठीक है, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्लूकोज जो एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का हम लोग क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। तो बड़ा सिंपल है, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा इवन, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इवन है, तो आप इसका वेट या मास निकालने के लिए इसको डबल कर दीजिए 12। तो 12 क्या निकलेगा आपको, कार्बन का मास। ऑक्सीजन जिसका 8 होता है, इवन नंबर है, तो मास निकालने के लिए आप इसका डबल कर दीजिए। सो अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवन होता है तो आपको मास के लिए डबल करना होता है। वहीं पे अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर ऑड हो, जैसे सोडियम एटॉमिक नंबर होता है 11, तो आपको ऑड वाले का क्या करना है, डबल करके +1 करना है। इट मींस आपको यहां पे क्या मिलेगा, 23। वहीं पे पोटेशियम की अगर मैं बात करूं तो 19 होता है, ऑड नंबर है, तो डबल करके +1 करेंगे तो आपको 39 मिलेगा। सो इवन के लिए आपको करना है डबल एटॉमिक नंबर का, और ऑड के लिए आपको क्या करना है, डबल करके +1। एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन जिसका 1 होता है, नाइट्रोजन जिसका 14 होता है, और क्लोरीन 35.5। सो गाइज ये है किस तरीके से हम वेट निकालेंगे। सो गाइज अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करता हूं तो देखिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, कितने कार्बन है, वी हैव 6 कार्बन, और एक कार्बन का मास कितना होता है, 12। वी हैव, जैसे ही नया एलिमेंट स्टार्ट होगा प्लस का साइन लगाइए, वी हैव 12 हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। वहीं पे वी हैव 6 ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। तो जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 180 ग्राम पर मोल। हमें ये क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा मॉलिक्यूलर मास। सो वी हैव मास, वी हैव मॉलिक्यूलर मास, और दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कहलाएगा। सो आई होप आपको नंबर ऑफ मोल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए मूव करते हैं और इसके कुछ नए टॉपिक्स देखते हैं। जैसे गाइस अगर हमसे बोला जाता है एक रिलेशन निकालो, रिलेशन बिटवीन molecular mass, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास एंड डेंसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है, डेंसिटी ऑफ गैस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय D। सो अगर मुझे यहां पे एक रिलेशन फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी ऑफ गैस के बीच में, तो हम कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। देखिए हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। सो अगर मैं प्रोपोर्शन का साइन हटाऊंगा, वी गेट अ K, एंड व्हाट इज दैट K, कांस्टेंट। अब मैं इसको खोल देता हूं, देखिए कैसे खोलेंगे। आपको पता है K तो ऐसे ना, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब कुछ मत कीजिए, इस मॉलिक्यूलर मास को ऊपर ले जाओ, वॉल्यूम को नीचे लाओ। सो मॉलिक्यूलर मास क्या बन जाएगा हमारे पास, K स्मॉल m अपॉन V। अब आपको पता है गाइस जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इट मींस यहां पे जो आपको ये मास अपॉन वॉल्यूम दिख रहा है, ये मास अपॉन वॉल्यूम, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी लिख सकता हूं। तो हमें यहां से पता चलता है कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो K D के इक्वल है। इट मींस मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इट मींस अगर गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर गैस की डेंसिटी कम होगी, इट मींस उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा गाइस, कम होगा। सो आई होप गाइस ये था एवोगैड्रो लॉ, जिसके हर कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया। एक बार रिव्यू करते हैं। मैंने कहा एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हो तो आपका जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है नंबर ऑफ मोल्स के, जिसका फॉर्मूला बनता है V1 अपॉन N1 V2 अपॉन N2, वेयर V1 एंड N1 इज इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल नंबर ऑफ मोल, एंड V2 एंड N2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम एंड फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। वेयर नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे वी हैव 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। सो 5 ग्राम यहाँ पे मास है, और ग्लूकोज जो कंपाउंड है, क्योंकि कंपाउंड का आप क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवन, उसका मास आप डबल कर देंगे एटॉमिक नंबर का। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो आप डबल कर दीजिए 12 मिल जाएगा। जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ऑड है उसका आपको डबल करके +1 करना पड़ेगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। सो गाइस इस तरीके से मैंने मॉलिक्यूलर मास किसका निकाला, ग्लूकोज का निकाला। और आपको पता है स्मॉल m और कैपिटल M का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स के।
मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें कहा गया रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड डेंसिटी ऑफ गैस, जिसमें हमें पता चला कि जो वॉल्यूम होता है एवोगैड्रो लॉ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो वी नो दैट मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, और यहां से पता चला कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। इट मींस डेंसिटी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, घटेगा। सो गाइस चलिए इसको एक और चीज से समझते हैं। आपने अभी तक क्या पढ़ा था एवोगैड्रो लॉ के बारे में? आपने ये पढ़ा था कि एवोगैड्रो कहता है कि जो 1 मोल है, 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 के बराबर होती है। ये कांस्टेंट है, इसे ही हम लोग मॉलिक्यूल भी कहते हैं, इसे हम लोग मॉलिक्यूल भी कहते हैं, इसे ही हम एटम भी कहते हैं, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टिकल्स भी कहा जाता है। सो एवोगैड्रो ने कहा था कि जो 1 मोल की वैल्यू होती है वो 6 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल, एटम और पार्टिकल के बराबर होती है। सो गाइस अगर मैं फिर से डिफाइन करने पे आता हूं एवोगैड्रो लॉ को, एवोगैड्रो लॉ क्या कहता था? अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम। तो मैंने क्या बोला, आपको यहां पे एक पॉइंट याद रखना है, क्या बोला? इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मानिए आपके पास 3 कंटेनर है, वी हैव 3 कंटेनर। सपोज मानिए इस तरीके से मेरे पास 3 कंटेनर है, और इस कंटेनर में सपोज मानिए 50 ml वॉल्यूम है, यहां पे भी 50 ml है, यहां पे भी 50 ml है, और यहां पे भी 50 ml वॉल्यूम है। सो अगर मैं वॉल्यूम को सेम ले लेता हूं तो हमें इक्वल क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यही तो कहा एवोगैड्रो लॉ ने, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो अगर मैं वॉल्यूम को इक्वल ले लेता हूं, ठीक है, तो इन ये तीनों क्या कंटेन करेंगे? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगे। लेट अस सपोज कि वो मॉलिक्यूल क्या है? एक्स है। ये भी एक्स, ये भी एक्स होगा, और ये भी क्या होगा? एक्स होगा। क्यों? वॉल्यूम अगर सेम है तो मॉलिक्यूल भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब गाइज मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस वाले को ये जो दिख रहा है आपको, इसका 50 ml को कन्वर्ट कर दिया 100 ml में। सो अब क्या हो जाएगा? अब इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं इसको भी 100 में कन्वर्ट करता हूं तो इट मींस ये भी क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। इसको भी अगर 100 में कन्वर्ट करता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्वाइस। तो इट मींस अगर वॉल्यूम इक्वल है सो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगा? वो कंटेन करके रखेंगे। और इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब यहां पे क्या है? इसका मतलब यहां पे है नंबर ऑफ मोल से। सो गाइस आई होप आपको एवोगैड्रो लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो गाइस नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।